डॉक्टर सहदेव पारिक, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। विद्यार्थियों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र के प्रकरण व्यवसाय या ऑक्यूपेशन पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम व्यवसाय से हमारा तात्पर्य चाहे भारत का ग्रामीण समाज हो या नगरीय समाज हो, इन सभी का विकास का संबंध जो है उसमें विद्यमान व्यवसाय में उपलब्ध अवसरों के साथ घनिष्ठ रूप से होता है और समाज के विकास के स्तर का मापन 3 तथ्यों के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में कितने लोग कर्मचारी या श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं। दूसरा, वर्तमान में कितने लोग स्वयं के कार्यों में लगे हुए हैं। और तीसरा, कितने लोग बेरोजगार हैं। समाज के विकास का स्तर इस तथ्य पर आधारित होता है कि कुल जनसंख्या में श्रम शक्ति वाले लोग कितने हैं। श्रम शक्ति का मेरा मतलब यह है कि रोजगार करने के लायक, अर्थात कितने लोग रोजगारों में लगे हुए हैं या कितने बेरोजगार हैं। और श्रम शक्ति की गणना में दोनों प्रकार के व्यक्ति, रोजगार प्राप्त एवं बेरोजगार, लिए जाते हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा के आधार पर कुल जनसंख्या में से 15 से 64 वर्ष की आयु समूह के लोगों को श्रम शक्ति में गिना जाता है। और अगर किसी समाज की जनसंख्या इस आयु समूह की अधिक होती है तो उस समाज की श्रम शक्ति अधिक आंकी जाती है। और अगर इस आयु समूह की जनसंख्या कम होती है तो उस समाज की शक्ति या व्यवसाय करने वाले लोगों को संख्या कम आंकी जाती है और समाज के विकास के स्तर पर आधारित होता है। उसका ये मेन तथ्य है कि कुल श्रम शक्ति वाली जनसंख्या में कितने प्रतिशत रोजगार में है और कितने लोग या कितने फीसदी लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। और वर्तमान समय में व्यवसाय से जुड़ी हुई जो श्रमिकों की गणना है और उसका वर्गीकरण जनगणना में भी प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि जो हर 10 वर्ष बाद जो एक जनगणना होती है उस जनगणना में भी इसको प्रयुक्त किया जाता है। श्रमिकों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, प्रथम मुख्य और दूसरा सीमांत। एक तो मुख्य श्रमिक हो गया और दूसरा हमारा सीमांत श्रमिक है। अब मुख्य श्रमिक को और विस्तार से समझने के लिए हम ये समझेंगे कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और यदि उसमें से 183 दिन या 6 माह या इससे अधिक दिनों का व्यवसाय करते हैं तो वे मुख्य श्रमिक हैं। और सीमांत श्रमिक वे श्रमिक होते हैं जिन्होंने एक वर्ष में 183 दिन से कम या 6 महीने से कम अवधि का व्यवसाय किया है और बाकी समय में वो बेरोजगार रहे हैं। और किसी भी समाज की बेरोजगारी की गणना उस समाज की कुल श्रम शक्ति में से वास्तविक रोजगार को घटा कर की जाती है। और व्यवसाय से संबंधित उपरोक्त वर्णित महत्वपूर्ण अवधारणाओं के आधार पर भारतवर्ष में व्यावसायिक आंकड़ों की अलग अलग रूपरेखा तैयार की जाती है। भारत के ग्रामीण और नगरीय समाजों की कुल रोजगार और बेरोजगार श्रम शक्ति की तुलना यदि हम विकसित देशों से करें तो हम ये देखेंगे कि भारतवर्ष की कुल जनसंख्या के अनुपात में जो श्रम शक्ति है वो विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। और वर्तमान में भारत में श्रम शक्ति 45% है और जबकि अमेरिका में 51%, जापान में 53% और
इसी प्रकार अन्य राष्ट्रों में अलग अलग प्रतिशत जो है वो पाया जा रहा है। चीन में 68%, बांग्लादेश में 57% और पाकिस्तान में 48% और जर्मनी में 34% का रेशो या अनुपात जो है वो पाया जाता है। विकसित देशों में कृषि के सक्रिय जनसंख्या का अनुपात कम होता है और भारत को ग्रामों और नगरों की श्रम शक्ति के और अधिक विकास के लिए अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अधिक प्रयास करने बाकी हैं। ग्रामीण एवं नगरीय समाजों में व्यावसायिक वितरण। अर्थशास्त्रियों का व्यावसायिक वितरण से तात्पर्य श्रमिकों का विभिन्न व्यवसायों अथवा स्थानों अथवा देशों में मतलब देश ग्रामीण और नगरीय समाजों के अनुसार वितरण से होता है। सामान्यतया अर्थशास्त्री व्यवसायों को निम्न प्रमुख क्षेत्र या खंडों में वर्गीकृत करके व्यावसायिक वितरण का अध्ययन करते हैं। तो उसमें प्राथमिक खंड, द्वितीयक खंड और तृतीयक खंड, तीन प्रकार के विभाजक क्षेत्र बनाए गए हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक खंड जिसको हम प्राइमरी सेक्टर कह सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर इस व्यावसायिक खंड का या क्षेत्र में शिकार, वन, पशुपालन, मछली पालन, कृषि और बागानों से संबंधित व्यवसायों को शामिल किया गया। और द्वितीयक खंड में घरेलू उद्योग, खनन जिसको पत्थर निकालना कह सकते हैं, विनिर्माण उद्योग एवं निर्माण संबंधी व्यवसायों को या रोजगारों को शामिल किया गया। तृतीयक खंड में, इस खंड में व्यापार, व्यवसाय और परिवहन, विनिर्माण, संग्रह, संचार और सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा और विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो है वो इसमें शामिल की जा रही है। उपरोक्त तीनों खंडों के व्याख्यात्मक विश्लेषण के बाद हम ये कह सकते हैं कि प्रथम खंड में अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित व्यवसायों को शामिल किया गया है, जबकि तृतीयक खंड में अधिकतर उन व्यवसायों को रखा गया है जो नगरीय क्षेत्रों के हैं। द्वितीयक खंड में ग्रामीण और नगरीय दोनों ही समाजों के व्यवसायों को देखा जा सकता है, अर्थात इस खंड के अंतर्गत प्राथमिक और तृतीयक दोनों का मिश्रण पाया जाता है, या यूँ कह दीजिए कि आप इन दोनों का, प्राथमिक और तृतीयक का जो मिश्रण है वो द्वितीयक खंड में हमें दिखाई देता है। श्रम और रोजगार, लेबर और एम्प्लॉयमेंट की यदि हम बात करें तो रोजगार और बेरोजगारी के विषय पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा लिए गए पंचवार्षिक सर्वेक्षण के निष्कर्ष अनुसार चालू दैनिक स्थिति के आधार पर 1994-2000 के दौरान रोजगार वृद्धि जो थी वो 1.07% प्रतिवर्ष की गिरावट आई है, जबकि इसकी तुलना में 83 और 94 के दौरान यह दर 2.7% प्रतिवर्ष थी। और NSSO के 55वें चक्र के सर्वेक्षण की यदि हम बात करें, जो 1999-2000 से उभर कर कुछ तथ्य जो सामने आए थे, उन निष्कर्षों का सार जो है वो इस प्रकार है कि रोजगार की वृद्धि में आई गिरावट श्रमिक संख्या की वृद्धि में तेजी से आई गिरावट से जुड़ी हुई, और दूसरा बेरोजगारी या बेरोजगारों की सही संख्या तथा इस अवधि के दौरान बेरोजगारी, जिसे हम श्रमिक बल के बेरोजगारों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं, में वृद्धि हुई है। वहीं 1994-2000 के दौरान रोजगार वृद्धि की समग्र दर में आई गिरावट का प्रमुख कारण कृषि क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि दर का लगभग रुक जाना है, और इसके परिणाम स्वरूप कुल रोजगार में कृषि क्षेत्र का हिस्सा जो 1993-94 में 60% था, 1999-2000 में काफ़ी कम होकर के 57% रह गया। और दूसरी तरफ सेवा क्षेत्र के सभी उपक्षेत्रों, सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाओं को छोड़कर जिसमें वृद्धि दर नकारात्मक थी,
में रोजगार वृद्धि दर 5% प्रतिवर्ष से ऊपर रही है। देश के कुल कामगारों का एक छोटा सा प्रतिशतांक 8 से 9% जिसको हम कह सकते हैं, ये संगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जहां 90 के दशक में निजी संगठित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि में काफ़ी सुधार हुआ है, वहीं सरकारी क्षेत्र में रोजगार वृद्धि नगण्य रही है। और कुल संगठित क्षेत्र रोजगारों में सरकारी क्षेत्र का हिस्सा 2/3 से भी अधिक है। इसलिए संगठित क्षेत्र के रोजगार में समग्र वृद्धि में धीमापन पाया जाता है। सामाजिक और आर्थिक विकास की समग्र प्रक्रिया में रोजगार संबंधी उद्देश्य की प्रमुखता को देखते हुए तथा पर्याप्त संख्या में रोजगार अवसरों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए योजना आयोग द्वारा 10वीं योजना अवधि के दौरान प्रतिवर्ष 10 मिलियन रोजगार अवसर सृजन करने हेतु एक विशेष दल डॉक्टर SP गुप्ता सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में संगठित कर दिया गया था। और ऐसे रोजगार अवसरों जो लाभकारी हों के सृजन की आवश्यकता को देखते हुए इस विशेष दल ने रोजगार को मापने के लिए वर्तमान दैनिक स्थिति के प्रयोग करने की सिफारिश की, क्योंकि रोजगार मापन के इस तरीके से उन लोगों द्वारा जिन्हें सामान्य स्थिति के आधार पर अन्यथा रोजगार युक्त वर्गीकृत कर दिया जाता है, अनुभव की गई अल्प रोजगार की विभिन्न स्थितियां शामिल नहीं हैं। और इस रोजगार सृजन या मापन के लिए जो दल बनाया गया और इस दल के जो मुख्य निष्कर्ष थे वो कुछ इस प्रकार से थे कि उत्पादन से संबंधित रोजगार का विस्तार जो 1983 में 0.52 था वो कम होकर के 1993 में 93-94 से और 99-2000 वर्षों के अंतर्गत 0.16 रह गया है। परिवहन, वित्तीय सेवाओं तथा स्थावर संपदा को छोड़कर से सभी क्षेत्रों में रोजगार के विस्तार में काफ़ी गिरावट देखी गई है। दूसरा निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं कि संगठित क्षेत्रों में रोजगार मुश्किल से 8.34% रहा है। तीसरा, विनिर्माण के संगठित क्षेत्र में सरकारी विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन की संभावना या संभाव्यता अधिक मानी गई है। चौथा, हम ये कह सकते हैं कि रोजगार सृजन के मुख्य कार्यकलाप कृषि और संबंधित कार्य, दूसरा व्यापार और रेस्टोरेंट तथा होटल जिसके अंतर्गत हम पर्यटन को भी शामिल करते हैं, तीसरा शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कुछ सामाजिक क्षेत्र, और चौथा छोटे तथा मध्यम दर्जे के उद्यम विशेषकर ग्रामीण फार्म निम्न क्षेत्र, और उसके बाद हमारा आता है परिवहन और निर्माण। पांचवां बिंदु हम इसमें कह सकते हैं कि भारत में कुल रोजगार में कृषि और इससे संबंधित कार्यों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि लगभग 60% है, और बेरोजगारी से संबंधित परिदृश्य अंतर राज्य के आधार पर अलग अलग है या राज्यों के आधार पर इनमें काफ़ी असमानताएं देखने को मिलती हैं। इस विशेष दल ने कुछ ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में भी सिफारिशें की हैं जिनमें श्रमिक बल के कार्य कौशल का एक ऐसा स्तर तैयार करने में मदद मिलेगी जो कि रोजगार सृजन के कार्यक्रमों के अनुरूप होंगे और अपेक्षित रोजगार सृजित किए जा सकेंगे। और इस विशेष दल की सिफारिशों को 10वीं पंचवर्षीय योजना संबंधी रोजगार कार्य नीति में समाविष्ट भी किया गया है। धन्यवाद।